जेएनयू और कश्मीर कनेक्शन को लेकर के लगातार चर्चाएं रहती हैं, बातें होती रहती हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ वहाँ से निकलती हैं, आज़ादी की बात करती हैं। वामपंथियों का गढ़ कहा जाता है जेएनयू को। समझना चाहूँगी कि आप वामपंथ को कैसे समझते हैं और क्या ये कनेक्शन है जेएनयू और कश्मीर का? जेएनयू एक नर्सरी के तौर पे बनाया गया 60 के अंतिम वर्षों में, 60 के दशक के अंतिम वर्षों में। प्रोफेसर नूरुल हसन जो एक साम्यवादी थे और इंदिरा गांधी कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने चहेतों को, कार्ड होल्डर्स को फैकल्टी में भर भर के डाल दिया और वहाँ के करिकुलम को, वहाँ के एडमिशन प्रोसेस को, वहाँ की पूरी व्यवस्था को एक पेट्रनेज की तरह उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी में बदल दिया कि जहाँ देश के कोने कोने से छंटे हुए रेडिकल्स, नक्सली, साम्यवादी आते थे और ऐसे संगठन बन गए। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी ज़्यादातर, और वहाँ भेदभाव हुआ, अत्याचार हुआ उन पर जो उनसे सहमत नहीं थे, चाहे वो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हों या फैकल्टी में पढ़ाने वाले अध्यापक हों। जो इस विचारधारा से सहमत नहीं थे वो प्रताड़ित हुए, वो कहीं के नहीं रहे। ऐसा करते करते पनपते पनपते वो इस स्थिति में पहुंचा कि जिहाद और साम्यवाद का एक गठजोड़ बन गया। ये गठजोड़ जेएनयू में अनूठा नहीं था, ये ईरान में भी था। इस बात के बावजूद कि ईरान में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो सबसे पहले साम्यवादियों की गर्दन उतारी उन्होंने। पाकिस्तान जब एक इस्लामी स्टेट बना तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का नामो निशान नहीं बचा। बांग्लादेश के इस्लामीकरण के बाद वहाँ पर एथीस्ट तक अपनी जान बचाने को भागते फिरते थे। कम्युनिज्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही, लेफ्ट रहा ही नहीं वहाँ। तो इसके बावजूद लेफ्ट का ये एक अजीब सा ढर्रा है कि वो जिहाद को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं और जिहाद के साथ गठजोड़ करते हैं। तो जेएनयू में ये गठजोड़ देखने को मिलता है। मतलब अच्छे खासे साम्यवादी लड़कियां सिगरेट पीने वाली, शराब पीने वाली कश्मीर जाकर के हिजाब पहन लेती हैं, वहाँ वो कंजर्वेटिव हो जाती हैं और जेएनयू में लिबरल हो जाती हैं। इस तरह का ढोंग और पाखंड चलता है और यही कारण रहा कि जेएनयू में से इस तरह के दूषित और घृणा से भरे हुए, जहर से भरे हुए मस्तिष्क निकले जो कि देश विरोधी थे, देश को तोड़ना चाहते थे। उनके नारे भी थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि उनको लगता था कि वो जो माओवादी नक्सली आंदोलन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, वो भी इंडियन स्टेट के अगेंस्ट है और जिहाद भी इंडियन स्टेट के अगेंस्ट है। तो दोनों का अगर दुश्मन एक है तो क्यों ना मिल के लड़ा जाए। एक और इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत जल्दी से मैं इसका जवाब लेना चाहूँगी आपसे सुशील जी, कि ये जो वामपंथी होते हैं अक्सर ये चीज़ कहते हैं, या ये जो इस विचारधारा को मानते हैं या जो कम्युनिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि भगत सिंह भी तो कम्युनिस्ट थे, वो भी तो लेफ्टिस्ट थे, तो हम तो भगत सिंह के वो जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनके विचारों को, उनकी सोच को। ऐसा है, बड़े अवसरवादी हैं ये पाखंडी। गांव में जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि हनुमान जी का भी झंडा लाल है, हमारा भी झंडा लाल है, तो हनुमान जी भी कम्युनिस्ट थे। तो वो जो ना करें गनीमत है। भगत सिंह ने भारतीय सोशलिस्ट गदर पार्टी बनाई, सोशलिस्ट कहा उन्होंने अपने आप को, कम्युनिस्ट नहीं कहा। उस समय एक लेफ्ट का प्रभाव था, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि भगत सिंह एक आर्य समाजी परिवार के सिख थे। उनके पिता अजीत सिंह आर्य समाजी थे, वो स्वयं आर्य समाजी थे। लाला लाजपत राय पर जब लाठियां पड़ी, जो कि प्रखर आर्य समाजी नेता थे, उससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने क्रांति की बात उठाई। और जो भी क्रांति की बात करेगा वो कम्युनिस्ट होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट क्रांति की बात करते हैं, इसलिए भगत सिंह कम्युनिस्ट हैं, ये भी ठीक नहीं है। भगत सिंह
बहुत से विचारों को तब पढ़ रहे थे। रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, पूरा विश्व उससे प्रभावित था। उनके मन में भी ऐसे कुछ विचार थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी कम्युनिस्ट नहीं कहा। उन्होंने क्रांति की बात की, लेकिन वो कम्युनिस्ट क्रांति वाली बात नहीं थी, और वो प्रखर देशभक्त थे। आर्य समाज कम्युनिज्म की भाषा नहीं है, वो आर्य समाजी परिवार से थे, और जिन व्यक्तियों के साथ मिलकर के उन्होंने क्रांति की बात की, जिनसे प्रेरणा ली, वो लाला लाजपत राय कम्युनिस्ट नहीं थे, वो चंद्रशेखर आज़ाद जिनके शिष्य थे वो कम्युनिस्ट नहीं थे। तो ऐसा कहना, ये कम्युनिज्म में एप्रोप्रिएट कर लेना, जिसको आप लड़ करके परास्त नहीं कर सकते, उस पर अपना चोला डाल देना, किसी भी उठी हुई जगह पर हरी चादर डाल करके उसको मज़ार कह देना, मतलब ये अजीब सी बात। दिस इज़ लैंड ग्रैबिंग, दिस इज़ लेगेसी ग्रैबिंग। आप किसी भी परंपरा को झपट कर उठाई गिरे की तरह ले जाएं, झपट मार की तरह, ये प्रयास रहता है, क्योंकि वो एक आइकॉन है, एक लोगों के मन में शहीद आज़म, वीर गति प्राप्त करने वाले एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा व्यक्तित्व। तो इसलिए उसको चुरा लेना अपने लिए, ये लालच है। लेकिन इस पर पाखंड ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता है, क्योंकि उनका लिखा हुआ साहित्य सामने है, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनके सहयोगी सामने है। कतई उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ये उनकी स्मृति के साथ, उनके कर्तृत्व के साथ, उनकी जो शहादत थी उसके साथ अन्याय है।